पाकिस्तानी माशरे में तवाइफ के लफ्ज़ को मयूब समझा जाता है। तो बना भी आप खुद ही रहे हैं। मैं कहती हूँ 50% मर्द भी पाकिस्तान के गैरतमंद होते तो तवाइफ का लफ्ज़ जो है, ये जुमला जो है, ये तवाइफें होती ही ना, वजूद ही ना होता। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि माँ की तरबियत अहम है, लेकिन नेपोलियन कहता है तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी नस्ल दूंगा। नस्ली औरत से शादी करें ताकि आपकी नस्ल अच्छी हो। मर्द कैसे इस्तकामत के साथ रहे और औरत कैसे इस्तकामत के साथ रहे? देखें, औरत को मैं कभी तितली से मुज़य्यन करती हूँ कि औरत तितली की तरह रंगीन है, उसके कई रंग हैं, और मर्द जो है वो रंगीन मिजाज है, उसको रंग पसंद है। आपके जो पीयर्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका आपके साथ क्या रकाबत होती है, कैसे रिएक्शन आता है और वो कैसा फील करते हैं? वो कहते हैं कि जो साइकोलॉजी कहती है तुम वो नहीं कहती, जो तुम कहती हो वो साइकोलॉजी नहीं उनको कहती। बताना था ये किताबों के अंदर नहीं है। अगर कोई मेरे खिलाफ जो है वो पोस्ट लगा रहा है, अगर कोई मेरे खिलाफ बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो मेरे लेवल को कम्पीट ही नहीं कर सकता। उसे मेरी बात समझने के लिए अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। खुर्रम कामरान के हाजिर है के हाउस से के पॉड के लिए। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं हमारे लिए जो बहुत पॉपुलर हैं, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, टीवी के हर प्रोग्राम में, हर एंकर के साथ उनके इंटरव्यूज़ आते हैं, देखते हैं, हम इंस्पिरेशन लेते हैं और इतनी अच्छी गाइडलाइंस देती हैं वो आज के नई जनरेशन के लिए और पुरानी जनरेशन के लिए कि जो एक बहुत हेल्प होती है माशरे को सुधारने के लिए। उनकी जो गाइडलाइंस हैं वो उस पर बाकायदा एक किताब लिखी जा सकती है और वो जो बातें करती हैं वो साइकोलॉजी की बुक्स में नहीं होता। एक्सपर्ट हैं साइकोलॉजी की, क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं और वो जो डीप रिलेशनशिप है उसके बारे में बहुत अच्छा डिस्कस करती हैं। उनका नाम है डॉक्टर नबिया अली ख़ान। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, आप आई, तशरीफ़ लाएँ। आपको इंतज़ार भी करना पड़ा थोड़ा टेक्निकल वजूहात की वजह से, और आपने टाइम निकाला। रमज़ान में आप बिज़ी रहती हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन में। मैं रमज़ान ट्रांसमिशन से आ रही हूँ, ये ड्रेस आप देख रहे होंगे। जी हाँ, तो आप ये भी समझें कि रमज़ान ट्रांसमिशन है हमारा नया मीडिया हाउस है जिसमें हम यूट्यूब चैनल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हमारी व्लॉगिंग भी है और POVs भी हैं, स्टैंड अप कॉमेडी है और ये पॉड है जिसमें हम जो ख़ास शख्सियात हैं और जो प्रोमिनेंट हैं, जो सोसाइटी में जो सिग्निफिकेंटली इस वक्त लीड कर रहे हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं। और आपका आने का शुक्रिया, आप हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले ये सवाल करूंगा कि आप बचपन से इतनी आउटस्पोकन थी जितनी अब हैं और बोल्ड हैं माशाल्लाह, और जो आपकी कन्वर्सेशनल स्किल्स हैं और आपकी स्पीकिंग पावर है, ये बचपन से ऐसी थी या ग्रेजुअली आप में डेवलप हुई बाय द पैसेज ऑफ टाइम? अच्छा, मैं आपको सच्ची और हकीकी बात बताऊं तो मैं बचपन से ही बहुत जो है वो इंटेलिजेंट बच्ची थी और मैं डिबेटर हूँ। असल में बचपन से डिबेट्स करते करते खुद लिखती थी अपनी डिबेट्स। 3 मिनट हमें मिला करते थे, वो 3 मिनट में हमने अपनी बात करनी थी। 3 मिनट का एक टॉपिक, जिस बंदे को आपने देखा होगा कि मैं बहुत कम बात करती हूँ और जामे बात करती हूँ। मेरी रील्स ज़्यादा जो है वो चलती हैं। उसकी वजह यह है कि मैं एक बहुत ही मुश्किल मसला बहुत ही आसान अल्फाज में, चंद अल्फाज में जो है वो हल कर देती हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है मेरी प्रैक्टिस। क्योंकि मैं डिबेटर रही और ख़ुद लिखती थी अपने टॉपिक्स को और रिसर्च बहुत करती थी। जो हाँ, बच्चियों का ज़्यादातर टाइम जो है वो खेल कूद में गुजरता था या क्लासें बंक करने में गुजरता था। मैं वहाँ पर जो है वो हमेशा अपने फ्री टाइम में लाइब्रेरी में पाई जाती थी। सबको पता होता था कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में कि डॉक्टर नबिया जो है, मतलब उस टाइम तो मैं खैर डॉक्टर नहीं थी, कि नबिया जो है वो कहीं ना मिली तो हमें जो है वो लाइब्रेरी में मिलेगी। और लाइब्रेरी में ही लोग आके मुझसे जो है वो पूछा करते थे और बाकायदा तौर पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता था वहाँ पे, बात करने की इजाज़त नहीं होती थी। अखबार बहुत पढ़ती थी और पॉलिटिक्स के हवाले से, सोशल टॉपिक्स के हवाले से बड़ी आगाही थी मुझे। एनसाइक्लोपीडिया आप कह सकते हैं कि इस्लामिक हिस्ट्री हो, पाकिस्तान की हिस्ट्री हो, इंटरनेशनल हिस्ट्री हो, किसी भी किस्म की जो है वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो, लोगों के बिहेवियर्स हों, इस पे मैं बचपन से ही पढ़ती आ रही हूँ।
फिर उसके बाद जब मैं बड़ी होके कॉलेज में एडमिशन लिया तो मुझे साइकोलॉजी पढ़ने का शौक़ हुआ। घर वालों की तरफ से जो है वो था कि भाई आपने डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टर बनने के हवाले से एफएससी रख ली, एफएससी की। और उसके बाद जो है वो मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि नबीहा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझते हो, तो बेटे आप ना साइकोलॉजी पढ़ो, आप साइकोलॉजी की डॉक्टर बने, साइकोलॉजिस्ट बने। उस वक्त तक साइकोलॉजी का इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, आज से 10-15 साल पहले जो है वो साइकोलॉजिस्ट कोई इतने ज़्यादा आम नहीं थे। तो मैंने कहा कि पता नहीं मैं ये पढ़ाई कर तो रही हूँ, अभी आगे मेरे पास कोई स्कोप है भी पाकिस्तान में इसका कि नहीं है। बाहर तो आपको पता है साइकोलॉजिस्ट स्कूल लेवल से ही जो है वो काम करते हैं, पढ़ाते हैं, बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा 3 साल तो मैंने अपनी डिग्री लेके सिर्फ मैं बैठी रही। 3 साल तो मैंने ना प्रैक्टिस की, ना कोई काम किया, ना कुछ किया। 3 साल मैं यही सोचती रही कि मैं करूँ क्या और मुझे करना क्या चाहिए। क्या मैं किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करूं, क्या मैं कोई क्लिनिक के जाऊं, क्या मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाके जो है प्रैक्टिस करूं। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मुझे जो मेरा बिहेवियरल साइकोलॉजी में एक्सपर्टीज़ हैं मुझे उसी में आना चाहिए। फिर मैंने उसी में जो है वो बात करना शुरू की और फिर मैंने क्लिनिक भी ज्वाइन किया, हॉस्पिटल भी ज्वाइन किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है वो ये जर्नी मेरी 6 साल पर जो है वो मुहित हुई। और 6 सालों की एक्सपर्टीज़ जो है वो फिर मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना इसको डिजिटल मीडिया पे लाया जाए, क्यों ना मैं औरत और मर्द को जो है वो ये समझा सकूं कि घर कैसे बसेगा और आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। सो मैंने इस पर काम शुरू किया तो मेरा एक जुमला बहुत वायरल हुआ कि औरत अगर अपने आप को, वो बेशक हया वाली है लेकिन वो अदा वाली बनाए और अपने शौहर को अदा दिखाए तो वो बहुत पावरफुल हो सकती है। और अगर ये अदा जो है, हाँ मैंने इस पर स्पेसिफिक एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तवाइफ की तरह अदा दिखाए। तवाइफ का जुमला मैंने क्यों इस्तेमाल किया, ये इसका लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, स्ट्रॉन्ग वर्ड। हाँ स्ट्रॉन्ग वर्ड। पाकिस्तानी माशरे में तवाइफ के लफ्ज़ को मयूब समझा जाता है, तो बना भी आप खुद ही रहे हैं। बनाने वाले भी आप ही हैं। अगर आप एक इज्जतदार औरत को घर बैठे उसका जो है वो खर्चा दे रहे होते तो कोई भी जाकर जो है वो सड़क पर अपनी इज्जत ना बेच रही होती। अगर आप एक मर्द जो है वो बहन बेटी बना के किसी को जो है वो उसकी लाइबिलिटीज़ उठाने के काबिल होता या किसी की मजबूरी से फ़ायदा ना उठा रहा होता, मर्द गैरतमंद होते, मैं कहती हूँ 50% मर्द भी पाकिस्तान के गैरतमंद होते तो तवाइफ का लफ्ज़ जो है, ये जुमला जो है, ये तवाइफें होती ही ना, वजूद ही ना होता। बिल्कुल जी। तो ये कंट्रोवर्शियल किया इसको। 2 मुख्तलिफ आपकी जो है बड़ी पर्सनैलिटीज़ ने इसको उठाया, जिनका उस वक्त जो है वो अरूज था, मतीरा आज से 1 साल पहले, और जो है वो इफ़त उमर, उन्होंने जी कंट्रोवर्शियल किया कि ये कौन सी साइकेट्रिस्ट है कि जिसने जो है वो कह दिया कि ये जी आप अदा दिखाएं, ये सारी औरतों को क्या तवाइफ बनाना चाहती है। मैं सारी औरतों को तवाइफ नहीं बनाना चाहती थी ना, मैं ऐसा चाहती हूँ। मैं एक शरीफ ख़ानदान की बंदी हूँ, एक शरीफ ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे फादर का ताल्लुक़ आर्मी फैमिली से है और मेरी मदर जो है वो सैयद फैमिली से हैं। दोनों ही पठान फैमिली और सैयद फैमिली, दोनों ही ऐसी ख़वातीन कि जो पर्दे का एहतमाम करती हैं और जिनका चेहरा नहीं देखते। मेरी मजबूरी थी, मेरे फादर की डेथ हो गई जब मैं 2 क्लास में थी, तो मुझे अपने बहन भाइयों के लिए बाहर निकलना पड़ा, काम करना पड़ा। लेकिन मुझे अपनी डिग्निटीज़ का पता था, अपनी लाइबिलिटीज़ का पता था कि मैंने जो है वो किस तरह काम करना है माशरे में। तो मैंने फिर अपनी इज़्ज़त को संभालते हुए जो है अपने बचपन को सिक्योर करते हुए, मैं तो बचपन में ही बड़ी हो गई थी। एक ऐसी बच्ची जो छोटी बच्ची है, वो तो बहुत समझदार थी बचपन में। मैं बचपन में ही मर्दों को बिल्कुल ना तो अपने करीब आने देती थी, ना मैं किसी मर्द से हाथ मिलाती थी, और ना मैं किसी मर्द को जो है वो प्यार करने की इजाज़त देती थी कि कोई मेरे माथे पे या कोई मेरे मुंह पे छोटी बच्ची जो है वो कोई प्यार करे। नो, मैं कहती थी मेरे सर पे हाथ रखें, आप मेरे अंकल हैं, आप मेरे चाचू हैं, आप मेरे कज़न हैं, आप वट कोई भी हैं, कोई बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता। अब तो शायद कभी किसी भाई वगैरह से जो है वो हाथ में ला लिया हो, लेकिन बचपन से लेके अब तक कोई मर्द ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये हमसे हाथ मिलाती रही है, इसने हमसे गले मिल के मिली है। मीडिया का हमारे माहौल ऐसा था कि यहाँ लोग हाथ भी मिलाते थे, गले भी मिलते थे, मायूब नहीं समझा जाता। जी हाँ, सोशल है, सोशल है। जी हाँ। मैं क्या करती थी कि मैं हर वक्त ऐसे बैठी रहती थी, मेरा सीरियस ऐसे बिल्कुल। लोग कहते हंसती ही नहीं है, मुस्कुराती रूड है, बहुत रूड है, पता नहीं क्या, इससे तो बात ही ना करो, ये बात करने के लायक ही नहीं है। लोगों ने मुझे बिल्कुल ऐसे करार दे दिया था। लोगों को नहीं पता था कि मेरी स्टडी साइकोलॉजी में है और मैं लोगों को बहुत हद तक समझती हूँ, इसलिए मैं खामोश रहती हूँ और मैं मीडिया वालों को बताना भी नहीं चाहती थी कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। आई थिंक आपकी जो मदर हैं उन्होंने आपकी परवरिश की, यंग एज में फादर की डेथ हो गई थी और वो शी वॉज ऑल्सो ए वर्किंग लेडी, तो उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी बिल्डअप में क्या रोल प्ले किया कि इतनी स्ट्रॉन्ग
जो एक खातून है वो निकल कर आई और डॉक्टर नबिया के शेप में। मेरी वालदा बहुत स्ट्रॉन्ग खातून है, बहुत एलिगेंट, बहुत ही पावरफुल, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन। अच्छा। एक डरी सहमी हुई खातून, नर्म दिल की, नर्म दिल काइंड की, हार्टेड, लेकिन ऐसी बहादुर कि 4 बच्चों को, जवानी में बेवा हो गई थी, 4 बच्चों को पाला, परवरिश की, उनका हर हमें जो है वो सिक्योर किया। मुझे याद है कि मेरी वालदा जो है वो ये सिर्फ एक बात कहा करती थी कि बेटे दुनिया में इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। जब तक आपके पास पैसे के पीछे ना भागना, इज्जत के पीछे भागना। जिसकी इज्जत होती है पैसा भी उसके पास खुद चल के आता है। जी हाँ, अगर आप पैसे के पीछे भागोगी तो पैसा इज्जत तो जो जाएगी। है वो गलत लोगों के पास भी बहुत होता है, लेकिन उनकी इज्जत नहीं होती। यस एग्जैक्टली। मेरे जहन में ये बात बैठ गई थी कि अम्मी ने मुझे, अच्छा वो क्योंकि कुरान पाक भी मैंने अपनी वालदा से पढ़ा है जी। तो वो मुझे पढ़ाती थी, और फिर जो है स्कूलिंग मैं कभी आज तक ट्यूशन नहीं गई। अच्छा, थ्रूआउट, हालांकि साइंस पढ़ी आपने? साइंस पढ़ी मैंने, और सारा कुछ मैं अपनी अम्मी से पढ़ती थी। अच्छा, और उनके पास बैठती थी, वो माशाल्लाह वो खुद प्रोफेसर थी उस वक्त। उन्होंने जो वो बीएड जो है वो उन्होंने किया हुआ था, और पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, खूबसूरत खातून, जिनकी जवानी में जो है वो उन पर बहुत प्रॉब्लम मुसीबत आ गई थी। लेकिन इसमें जो मेरी अम्मी की साइड वाले हैं, मतलब मेरे मामू के बच्चे, और उन्होंने बहुत साथ दिया हमारे कज़न्स ने। वो क्या करते थे कि हम बच्चे क्योंकि छोटे थे, मैं 2 क्लास में थी तो मैं 6-7 साल की होंगी जब मेरे फादर की डेथ हुई, और सबसे छोटा भाई जो था वो सिर्फ 2 साल का था, उसे तो फादर याद भी नहीं है। तो अम्मी यंग थी, लेकिन अम्मी ने आज तक कभी किसी रिश्तेदार के आगे हाथ नहीं फैलाया कि मेरे बच्चों की तालीम के लिए या खर्चे के लिए जो है वो कभी किसी चाचू ने या किसी फूफो ने सपोर्ट किया हो। कोई एहसान नहीं लिया? नहीं जी, कोई एहसान नहीं लिया, खुद काम किया। पार्लर भी उन्होंने अपना बनाया, बहुत से कोर्सेज किए, 36 कोर्सेज किए, टाइपिंग कोर्स। उनकी टाइपिंग स्पीड जो है वो आज के नौजवान लड़के और लड़कियों से कहीं ज़्यादा है, और वो कंप्यूटर ऐसे ऑपरेट करती हैं आज भी, उनके पास लैपटॉप और कंप्यूटर है। उनकी स्पीड जो है वो, उनकी स्पीड का मुकाबला जो है वो आज के यंगस्टर्स नहीं कर सकते। उन्होंने प्रोफेसर होने के बाद ये ब्यूटिशियन के और ये सारे कोर्सेज किए उन्होंने, क्योंकि वो एज अ प्रोफेसर जो है वो इतना नहीं कमा रही थी कि वो हमें सिक्योर कर सकती। जब मैंने एक छोटी सी बच्ची ने ये देखा तो मैंने पीटीवी खत लिखा। मैं उस वक्त पीटीवी देखा करती थी। पीटीवी में बच्चों के प्रोग्राम चलते थे, शौकत ज़ैनुल आबिदीन साहब और मुनज़्ज़ा हाशमी साहिबा जो हैं वो जीएम थी पीटीवी की। मैंने उन्हें ख़त लिखा कि इस तरह मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है, और मैं एक ऐसी इंटेलिजेंट बच्ची हूँ जो अपने स्कूल में हमेशा टॉप करती हूँ, मैं टैबलोज भी करती हूँ और मैं तकरीर में, मुकाबलों में भी हिस्सा लेती हूँ। आप मुझे कोई प्रोग्राम दे दें, इससे मेरे घर का सर्कल भी चल जाएगा, और दूसरे ये कि मैं अपनी वालदा को नहीं चाहती कि वो बाहर निकल के काम करें। ये ख़त पहुंचा शौकत ज़ैनुल आबिदीन साहब के पास डायरेक्ट। उस पर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी, अम्मी का फ़ोन नंबर भी लिख दिया। उस टाइम इंस्टा के फ़ोन हुआ करते थे, बड़े वाले। हाँ, बड़े वाले। तो उस पर एक कॉल आती है पीटीवी से, और पीटीवी के नंबर 042 के नंबर से कॉल आती है, तो मैं फ़ोन उठाती हूँ। तो वो कहते हैं कि आप कौन बात कर रही हैं? तो मैंने कहा कि मैं जी नबिया बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा जी आपने ख़त लिखा था शौकत ज़ैनुल आबिदीन साहब को, बेटे आपकी कितनी उम्र है? मैंने कहा जी मेरी होगी कोई, मैं उस टाइम 8 या 9 साल की थी, 8-9 साल की बच्ची। तो कहते हैं शौकत ज़ैनुल आबिदीन साहब के पास जो है वो मैंने ख़त लिखा उनको, तो 8-9 साल की बच्ची। तो उन्होंने कहा बेटे आप तो बहुत छोटी हैं, तो आपको क्या प्रोग्राम चाहिए? आपके वालिद साहब नहीं है? मैंने कहा नहीं, उनकी डेथ हो गई है। क्या करना चाहती हो? पढ़ाई करो आप। मैंने कहा पढ़ने के लिए मुझे पैसे चाहिए, और मेरी वालदा जो है वो जब बाहर जाती हैं हमें लॉक करके, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उनका सहारा बनना चाहती हूँ, आप मेरी मदद करें। उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, अपनी वालदा को लेके जो है ना वो पीटीवी आओ। 9 साल की बच्ची फ्रॉक पहन के, तैयार होके, अच्छे से जो पोनियाँ बना के पीटीवी पहुंच जाती है। पीटीवी पहुंचते सामने शौकत ज़ैनुल आबिदीन साहब और मुनज़्ज़ा हाशमी साहिबा जो इस्तकबाल करती थी, आओ आप। आज तक वो कहती हैं किसी ने पीटीवी में ये ख़त नहीं लिखा, किसी ने नहीं कहा कि वो अपने घर का सहारा बनना चाहती है बच्ची, और वो इंटेलिजेंट है। उन्होंने मेरा पूरा रिकॉर्ड देखा स्कूल का, मैंने उन्हें अपने टैबलोज वगैरह दिखाए कि ये मैं टैबलोज करती हूँ। पिक्चर्स हुआ करती थी उस वक्त ना। अब मेरी अम्मी जो है वो क्या करती थी कि हमारी सारी बचपन की पिक्चर्स उन्होंने इकट्ठी करके रखी हुई हैं, और वो ना एल्बम होती थी, वो मैंने उनको एल्बम दिखानी शुरू की कि ये देखें मैं टैबलो करती हूँ, ये देखें मैं ये प्रेजेंटेशन, तकरीरी मुकाबले करती हूँ। उस वक्त वीडियो का इतना नई कॉन्सेप्ट था, तो वो मैंने उनको दिखाया, वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हें स्क्रिप्ट देता हूँ, ये स्क्रिप्ट पढ़ना नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ है सामने, इसको अगर तुमने पढ़ लिया तो मैं बेटे आपको प्रोग्राम दे दूँगा।
अब मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई कि पहले मुझे पढ़ने तो दें जी। कि उसमें लिखा हुआ क्या है। उन्होंने कहा नहीं पढ़ो। वो मेरी उर्दू चेक करना चाह रहे थे कि मेरी उर्दू क्या है। बोलने से उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि मेरी उर्दू काफ़ी अच्छी है और मेरी उर्दू मेरी अम्मी की वजह से साफ है। काफ़ी अच्छी है। हाँ जी। तो उन्होंने जो है, मैंने पढ़ के उनको फरफर जो है वो सुना दिया। उन्होंने कहा भाई ये तो बच्ची एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है भाई, कहाँ से आई है। उन्होंने अम्मी को कहा कि आपने मतलब इतनी ज़हीन बच्ची कैसे पैदा की है। तो वो कहने लगी कि जो है ना इसको बहुत शौक है टीवी में आने का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको टीवी में लेके आते हैं। बच्चों का प्रोग्राम चलता था, आंगन आंगन तारे सजरे फूल, बच्चों का प्रोग्राम चलता था। वो करती थी प्रिया परवेज। मुझे जी उसमें शिफ्ट कर दिया गया। सिंगर जो थी। हाँ, सिंगर जो थी प्रिया परवेज। अब वो तो माशाल्लाह उस वक्त ज़ाहिर है यंग थी, मैं बच्ची थी। तो वो हम जो उनके प्रोग्राम में जाते थे और वहाँ पर गाने भी गाती थी मैं और क्वेश्चन आंसर भी करती थी, गिफ्ट मिलते थे। मेरा उस टाइम चेक बनता था 2000 रुपये का। ओह 90s में 2000 का चेक बनता था और जो है वो मुझे मिलता था। फिर मैं कहती थी नहीं 2000 में तो मेरा गुजारा नहीं होता, आप मेरा चेक तो बढ़ाएं। फिर मेरा 5000 कर दिया गया क्योंकि इंटेलिजेंट बहुत थी। फिर मुझे एक पिकनिक पार्टी प्रोग्राम मिला बच्चों का, वो मुझे दिया। इमरान साहब उस टाइम प्रोड्यूसर थे पीटीवी के। वो देखते थे बच्ची बड़ी इंटेलिजेंट है तो ये मेरा पिकनिक पार्टी प्रोग्राम करेगी। वो हम रेडियो पाकिस्तान जाके करते थे। रेडियो पाकिस्तान दिखाना, बच्चों को सारा समझाना, और वो मुझे तो थोड़ा सा समझाते थे तो मैं समझ जाती थी। वहाँ से जो है वो फिर मुझे प्रोग्राम पे प्रोग्राम पीटीवी में मिला। फिर मेरा एक घर पीटीवी था और एक घर मेरा जो है वो अपना घर था। और मैं रहती भी रॉयल पार्क में थी। वो करीब था बिल्कुल। रॉयल पार्क और पीटीवी का जो ताल्लुक है वो बहुत क्लोज था। तो वहाँ पे जो मेरा बचपन गुजरा। रॉयल पार्क एक ऐसी सोसाइटी जहाँ फिल्में बनती थी, फिल्मी पोस्टर लगे होते थे। मेरी अम्मी हम बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती थी और खुद वो नकाब करके जो है वो बाहर निकलती थी। ओहो, पर्दा करती थी। मुश्किल था ना उस वक्त काम करना, और उसके लिए इतना कॉमन नहीं था। और क्योंकि मेरे वालिद साहब का मतलब असर रसूख बहुत था उस इलाके में। वो बिल्डिंग जिसमें हम रहते थे वो भी हमारी अपनी थी। और नवाब रज़ाक दाद खान और नवाब अजीम दाद खान मेरे दादा और परदादा, असर रसूख बहुत था। मुस्लिम लीग बनाने में कायदे आज़म के साथियों में उनका शुमार होता है। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था जी। सर सैयद अहमद खान और मेरे परदादा नवाब अजीम दाद खान एडी खान जो है वो क्लास फेलोज थे। अच्छा। उस वक्त में माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे मेरे दादा और परदादा, कि जब लोग जो है वो पैदल आ रहे थे और जो है वो ट्रेन में आ रहे थे और लुटे पुटे जो है वो पाकिस्तानी यहाँ पर पहुँचे थे पाकिस्तान की सरजमीन पर। उस वक्त मेरे दादा और परदादा जो है वो एयरलाइन में आए थे, यानी हवाई जहाज़ में लाहौर पहुँचे थे। और उस वक्त वो अरमानी के सूट पहना करते थे। आज भी मेरे दादा के अरमानी के सूट। अरमानी इज दैट ओल्ड? हाँ, अच्छा, प्री पार्टीशन। अच्छा, वहाँ पर वो तो बहुत एक्सपेंसिव होते होंगे, अब तो कॉमन हो गया जी। कायदे आज़म भी पहना करते थे वही ड्रेस। अच्छा, अरमानीज का ही? हाँ, वो पहना करते थे। तो मेरे दादा पर उस वक्त जो है वो उनके स्पेशल जो परफ्यूम हुआ करते थे परदादा के और दादा के। और वो दादा तो मैंने खैर अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, दादा से तो जो है वो इंट्रैक्शन रहा है, लेकिन परदादा को नहीं देखा, उनके बारे में सिर्फ सुना है। तो मुझे ये पता है कि लखनऊ में हमारी जो है वो वहाँ पर हवेलियाँ भी थीं जो वो छोड़ कर आए। और सोने चांदी को जो है वो बताया जाता है कि हीरे जवाहरात उनके पास इतने थे कि वो जो तकिए के गिलाफ नहीं होते उसमें भर भर के लेके तो आज भी सोने चांदी की तलवारें और वो पता नहीं क्या क्या कुछ प्लेटें और ये सब कुछ जो है वो कुछ चीज़ें हमारे पास हैं। कुछ चीज़ें जो है वो नवादरात हैं सारी, वो तो एंटीक सारी। तो वो सारा कुछ जो है वो उनके पास था। लेकिन क्या हुआ कि मुग़ल सल्तनत को जैसे जवाल हुआ ना, इस तरह मुग़ल ख़ानदान को भी जवाल हो गया जी। और फिर मुग़ल ख़ानदान कहाँ तितर बितर हुआ कुछ पता नहीं चला। तो ये हमारे साथ भी हुआ। मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई तो उनका जितना भी सारा सर्कल था, मामलात थे, हमारे पास कुछ नहीं आया। हमारे हिस्से में जो है वो 2 घर आए बस, वही कराची और इस्लामाबाद में। खानदान में बटपटा गया, खानदान में बटपटा गया सारी चीज़ें जैसा होता है बच्चे नॉर्मली छोटे हमारे थे, यहाँ। अम्मी बहुत सीधी सादी थी, नहीं पता था उनको। लेकिन ये है कि हमारे चचा ने और फुप्पो ने हमेशा हमारी खैर खबर रखी। अच्छी बड़ी बात है, खैर बड़ी खबर बात रखी। है। उन्होंने जो है वो अम्मी ने, क्योंकि उनको हमेशा अपने साथ रखा, तो उन्होंने खैर, आज तक वो खैर खबर रखते हैं, दुआ देते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं। चाचू के साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है, वो कराची में होते हैं मेरे चचा अकमल खान। और जो है मेरी फुप्पो जो हैं वो इधर होती हैं लाहौर में, और उनके माशाल्लाह सारे बच्चे जो हैं वो डॉक्टर्स हैं। तो मतलब मेरी पूरी फैमिली जो है वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आर्मी का मिक्सचर है, ददियाल वाली। माशाल्लाह। हाँ, तो वो इस वजह से तो फिर मुझे भी डॉक्टर बनने का इसीलिए शौक था। फिर आपकी शादी हुई, और शादी के बाद जो आपके साथ हस्बैंड की रिलेशनशिप थी वो हमारी नॉलेज में बहुत अच्छी थी, बड़ी प्लेजेंट थी। तो उसमें हस्बैंड का क्या रोल था, और क्या आप
जो इस पे मीडिया पे और जो बाकी सारी बातें करती हैं जो दे आर वेरी लॉजिकल, तो आप उसी स्ट्रेटजी से रहती थी या बस मेरा सरताज वाला जो टैबलो होता है उसमें आप ज़िंदगी गुजारती थी? अच्छा, क्योंकि ना मैंने अपनी वालदा को देखा था, वो मेरे बाबा से ना बहुत प्यार करती थी और हमेशा उन्होंने मेरे बाबा की तारीफ़ की है, हमारे सामने कभी उनकी कोई बुराई नहीं की। तो हालांकि मेरे बाबा और मेरी वालदा का जो एक रिलेशनशिप था वो भी ज़ाहिरी बात है, जवानी में बेवा हो गई थी तो 4 बच्चे थे, छोटे थे, बहुत अरसा नहीं चला, लेकिन 10 साल शादी रही उनकी। वो भी बड़ी साइकोलॉजिस्ट होंगी, उन्होंने बिल्कुल। क्या क्या फेस किया बच्चों को, मल्टी डायमेंशनल, और बड़ी इज्जत के साथ, इज्जत के साथ, के साथ जी हाँ। आज तक शादी नहीं की, बच्चों को पाला कि मेरे बच्चों पे दूसरा बाप आ जाएगा तो कहीं पता नहीं इन्हें संभाल पाएगा। लेकिन क्या बच्चे निकाले तो आपकी जो सिबलिंग्स हैं उन्होंने क्या क्या पढ़ा है और उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया है? जैसे आपके भाई हैं और आपने बताया था जी, सारे। मेरे 2 भाई हैं जी, तो भाई जो है माशाल्लाह जो है, एक भाई जो है उन्होंने तो कॉमर्स में किया हुआ है। अच्छा। और इसके अलावा जो है वो दूसरा जो भाई है वो ज़्यादा नहीं पढ़े। अच्छा। उनका कोई बचपन से ही प्रॉब्लम था, वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, तो उन्होंने मैट्रिक के बाद जो है वो तालीम हासिल नहीं की। एक भाई जो है वो मेरा वो बिज़नेस की तरफ उसका माइंड था, तो वो ज़रा बिज़नेस की तरफ ही आ गया। वो मोबाइल्स का जो है वो उनको बहुत शौक था। अच्छा। हाँ, तो वो मोबाइल्स के हवाले से जो है वो चले गए। एक भाई जो है वो माशाल्लाह उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो अमेरिकन एक्सेंट है उसका, तो वो उसके दोस्त भी सारे और ये वो, तो वो अपने कॉल सेंटर भी और दूसरे चीज़ें वो कहाँ से पढ़े, गॉर्डन कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से? यहाँ पे जो है वो पंजाब कॉलेज से पढ़े हैं। पंजाब कॉलेज से जी, और साथ में जो है वो उनका पूरा सिस्टम जो है वो बचपन से पढ़े हैं, तो ये सेंट्रल मॉडल स्कूल से। उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन रहता होगा आपका? हाँ, उनसे दोस्ती भी ज़्यादा होगी? बिल्कुल ज़्यादा दोस्ती, मेरी ज़्यादा दोस्ती दोनों भाइयों से है। दोनों? अच्छा। और मेरे दोनों भाइयों ने मेरा हमेशा बड़ा ख्याल रखा। बड़े हैं आप किसे? दोनों मुझसे छोटे हैं। दोनों मैं छोटे बड़ी हूँ। अच्छा। एक 2 साल छोटा है और एक 3 साल छोटा है। तो उन्हें तो मदर की जो वो है वो इतनी ज़्यादा फील नहीं होती होगी, आप उनकी टेक केयर करती होंगी। 1-2 साल का फ़र्क है तीनों में। फिर भी बहन तो जो है वो चाहे छोटी भी हो तो वो बड़ी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मतलब उनसे बड़ी थी तो मेरे पर जिम्मेदारी भी ज़्यादा थी, मैंने भाइयों को बच्चों की तरह ही पाला है। यानी एक 3 साल की बच्ची, तो आप ये देख लें, तो वो अपनी गोद में जो है वो बच्चे को लेकर जो है वो पाल रही है, भाई को फीडर भी पिला रही है, वो छोटी सी बच्ची, और वो जो है वो माँ की तरह मैंने उसको जो है वो पाला है। तो ज़ुहैब खान उसका नाम है, वो माशाल्लाह सिंगर है। अच्छा, माशाल्लाह। बहुत अच्छी खूबसूरत उसकी आवाज़ है, बल्कि मैं उसको कहती हूँ कि तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, इस फील्ड को प्रॉपर तरीके से जो है वो ज्वाइन करो। तो ये मेरा जो है वो सारा सेटअप था। मेरे भाई हमेशा मेरे साथ रहे हैं। आपकी जो फैमिली है, जो ख़ानदान है, बहन भाई और सिबलिंग्स के अलावा जो आपकी गैदरिंग्स होती होंगी, फैमिली की शादी होती हैं मुख्तलिफ, तो उसमें लोग आपके पास आके बैठ जाते होंगे कि हमें बताएं अब हम क्या करें। तो आप आजिज़ नहीं आ जाती हैं उनसे कि भाई हर वक्त यही वाली बस बातें होती रहती, मुझसे कुछ और बात करो, नॉर्मल करो, यू नो? यकीन करें मेरी फैमिली वाले ना, मैं शादियों पर ही मिलती हूँ उनसे और अक्सर शादी पर भी नहीं जाती। मुझे मौका नहीं मिलता। असल में मुझे ना बहुत सारे लोगों के अंदर जाना इतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा। मैं बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड जी क्राउड से भागती हूँ मैं। मुझे लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि क्राउड हो, लोग जो है वो घुले मिले आए, ऑटोग्राफ लें, तस्वीरें उतरवाएं। अब तो सेल्फियां होती हैं ना, अब तो ऑटोग्राफ होते नहीं है। तो आपको भी पहाड़ और दरख्त, इनसे इश्क होगा आपको, नेचर से ऑब्वियसली। जो क्राउड को नहीं पसंद करते वो इन तरफ भागते हैं। बिल्कुल। तो आप अपनी वेकेशंस भी वहीं स्पेंड करना चाहती हैं नॉर्मली, या बच्चों के साथ, या आप को उसकी भी फुर्सत नहीं मिलती कि वेकेशन को स्पेंड कर सकें? बेटा मेरा एक ही है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। और 2 बच्चे मेरे पास अडॉप्टेड हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो 3 हो गए ना बच्चे माशाल्लाह। और वो बेटे से छोटे हैं? जी बड़े हैं। बड़े हैं, अच्छा। जी, तो इस तरह से मतलब और बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी मुझ पर है जिनकी तालीम और तरबियत। तो इस तरह अगर आप देखें तो इस तरह तो मैं बहुत सारे बच्चों की माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, और मेरे साथ जो है वो ज़ेरे कफ़ालत बहुत सारे बच्चे हैं जो मैं अक्सर औक़ात मैंने कभी बताया भी नहीं, लेकिन उनकी तालीम और सब तमाम तर चीज़ों के, तो उनके नसीब से भी तो आपके पास आता है, उनका भी रिस्क है वो तो। और दूसरा ये तो एक बात है कि जो कफ़ालत अगर कर ले, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो यतीम हों, चाहे वालिदैन वाले हों, तो उनका दोज़ख हराम हो जाती है उनके लिए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेहतरीन घर वो है जहाँ पे किसी यतीम की कफालत हो रही हो। बेहतरीन घर वो नहीं है जहाँ बेहतरीन टाइल्स लगी हों, बेहतरीन कारपेट बिछे हों, महंगे तरीन जो है वो आपके पास जो है वो फर्नीचर रखे हों। बेहतरीन घर वो है जिसमें आप यतीम की कफालत कर रहे हो और वो भी अच्छे तरीके से।
अपनी हैसियत से बढ़ के, अपनी हैसियत से बढ़ के। हाँ, तो yes. मेरे पास तो मैं खुद भी यतीम, मेरे पास आगे जो बच्चे हैं वो भी यतीम, तो मैं तो मतलब मैं क्या कहूँ, मुझ पे तो अल्लाह की, मैं क्या कहूँ, ब्लेसिंग है ये, जी, अल्लाह ने बिल्कुल मुझे इसके ऐसे लिए ही। चुन लिया है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। मैं तो मतलब, और जो भी मैं किसी को देखती हूँ, अकेला देखती हूँ, किसी को मजबूर देखती हूँ, तो उसके साथ मेरी एक बाउंडिंग हो जाती है। बस ये सब कुछ तो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड की वजह जी, से बिल्कुल, कि बिल्कुल। तरबियत हुई और आपने देखा, जी। फादर की फैमिली को देखा, मदर ने आपको ब्रॉट अप किया, ये वाली सारी चीज़ें जो मॉम्स होती हैं वो स्लो मैं हमेशा बताती कहती हूँ, रहती हैं माँ बच्चों की को। तरफ से जी आती हाँ, है, बिल्कुल, माँ की तरफ से तरबियत आती माँ की होती है, वो तरबियत ज़्यादा माँ की टाइम होती स्पेंड करती है। जी बिल्कुल। इसी से रिलेटेड आपने का मैंने एक क्लिप देखा जिसमें आपने बताया कि जो शादी करो तो वो नस्ली औरत से करो। नस्ली औरत का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है कि नस्ली औरत से करो? नस्ली औरत वो होती है जिसकी माँ नस्ली होती है, अच्छा, जिसकी माँ की तरबियत में वफादारी, सब्र, तहम्मुल और इस्तकामत होता है। और ख़ास अच्छा, तौर पर वो माँ जिसने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की होती है, वो नस्ली, और वही आगे नस्ल चलाती है, और उसी की बेटी नस्ली होगी। और जो नस्ली नहीं हो, आपने कहा था कि उससे शादी हरगिज़ नहीं करो। आपने अगर शादी तो करनी उनसे है कौन शादी करेगा फिर जो नस्ली नहीं होंगे? तो वो नस्ली मुआशरे का बने तो ना, हिस्सा है वो वो। नस्ली बने। 4-4 बॉयफ्रेंड रख के अगर आप जो है वो नस्ल वाले कहलाने की जो है वो हकदार रखती हैं, आज आप अपने जो है वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के हालात देखें, क्या हो रहा है वहाँ पे। तो वहाँ तो जो कॉलेज में जाती हैं तो उसकी जो फ्रेंड्स हैं उसको देखेगी कि उसके 5 हैं तो मैं मैं भी 2 या 4 रख लूँ, तो मैं क्यों ना रखूँ? बिल्कुल। तो वो तो ट्रेंड बना हुआ है उसमें। तो ये तो मुआशरा हमारा किस तरफ जा रहा है। तो वो क्या करें बच्चियाँ भी? उनके लिए तो सामने वो रोल मॉडल है, जो सबसे अच्छी खूबसूरत लड़की है, उसके बॉयफ्रेंड्स हैं, वो कहेंगे मैं भी क्यों ना करूँ। देखिए, हम जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी सख्त होती थी। लड़के को लड़की से और लड़की को लड़के से बात करने की इजाज़त नहीं होती थी। इवन हम जब बैठते थे तो हमारे बेंचेस भी अलग अलग होते थे, ठीक है ना, पार्टीशन, सेपरेशन, भाई एक साइड पे लड़के, एक साइड पे लड़के, एग्जैक्टली, कोई बिल्कुल। पर्दे नहीं होते कोई थे नहीं, जो पर्दे पर्दे नहीं होता था, डाले जी हुए हाँ। हैं या कोई इस तरह की ब्रेक में भी नहीं बात करते थे। हाँ जी, लेकिन हम बात नहीं करते थे, हमें अपनी वैल्यूज़ का अंदाज़ा था, और हमें ये पता था कि माँ की इज्जत रखनी है, वालिद का जो है वो साया सर पर नहीं है, तो इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है। ये माँ ने समझाया था। ये मैं हमेशा जो कहती हूँ ना कि माँ की तरबियत, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि माँ की तरबियत अहम है, लेकिन नेपोलियन कहता है तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी नस्ल दूंगा। तो यानी जो अच्छी माएँ होंगी वो तरबियत इस किस्म की करेंगी कि बच्चा ऐसी हरकत ना करे। बिल्कुल, नस्ल अच्छी होगी। नस्ली औरत से शादी करें ताकि आपकी नस्ल अच्छी हो, कभी किसी बदनस्ल औरत से शादी ना करें। और आज की औरतों को देखभाल के और छानबीन के उनके साथ जो है वो ताल्लुक़ रखें। आप उनके साथ ताल्लुक़ रख सकते हैं, लेकिन आप अगर उन्हें अपनी बीवी बना के ला रहे हैं तो ये देख लीजिएगा कि आपकी औलाद भी आगे से फर्माबरदार नहीं होगी। ये मैंने बहुत बड़ा जुमला बोल दिया। जी हाँ, बिल्कुल। और आज आपकी औलाद अगर फर्माबरदार नहीं है, माँ बाप के आगे खड़े होकर जो माँ बाप के गले काटने पर तुली है, तो आप समझ लें कि फिर आप जो है वो किस नस्ल से जो है वो औरत लेकर आए हैं जिसकी नस्ल जो है वो सही नहीं चली। अच्छा, ये मर्द की देखें, मर्द की भी बात होती है इसमें, काफी दफा मर्दों की गलतियां होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनके ऊपर भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसमें हिस्सा है। अगर 4 है उसके बॉयफ्रेंड तो चारों मर्द हैं। उनको नहीं पता लग रहा कि ये इसकी 3 और हैं। देखिए, औरत गद्दारी करने पे आए ना तो चारों से 4 लोग छुपा सकती है, चारों से एक दूसरे को छुपा सकती है। मर्द जब गद्दारी करता है ना, पकड़ा जाता है। लेकिन आपका मैंने एक और क्लिप देखा है कि मर्द पहचान जाता है औरत को, अगर के औरत गड़बड़ है या नहीं है, तो वो क्यों नहीं पहचानता उस वक्त जब वो उनके उसमें आ जाता है, ट्रांस में। देखिए, औरत का रिवेंज और औरत की बेवफाई बड़ी छुप के होती है। अच्छा, ये छुपे हुए वार अल्लाह ऐलान नहीं करते, अल्लाह ऐलान नहीं करती। अच्छा, खामोशी के साथ वार करती है औरत। रिवेंज जब लेती है और जब बेवफाई करती है। औरत की बेवफाई का अंदाज़ा आपको तब होगा जब वो आप में इंटरेस्ट लेना छोड़ देगी, और मर्द की बेवफाई का अंदाज़ा तब होगा जब वो आप में कीड़े निकालना शुरू कर देगा, जब वो आपको, आपकी ज़ात में उसको जो है वो कोई अच्छी चीज़ मिलेगी नहीं। तो औरत रिवेंज के किन कंडीशंस में, किस सिचुएशन में, किस सूरत हाल में लेती है? औरत 3 सूरतों में रिवेंज पे उतरती है। एक, जब उसे धोखा मिलता है, वो हद से ज़्यादा मुखलिस हो और अगला बंदा जो है वो उसके अलावा किसी दूसरी औरत में मुलव्विस हो, वो उसका शौहर हो या उससे प्यार करने वाला हो, रिवेंज पे आती है। उसको खुश नहीं रहने देती, उस औरत के साथ नहीं रहने देती जिसकी वजह से उसने उसको छोड़ा होता है। औरत को ये मंजूर नहीं है कि किसी दूसरी औरत की वजह से औरत को आप छोड़ दें। ये रिवेंज है, बहुत ख़तरनाक रिवेंज है ये। दूसरा रिवेंज ये है कि जब आप उसकी नाकदरी हद से ज़्यादा कर दें, आप उसे अपने साथ भी रखें लेकिन आप उसे वक्त ना दें,
आप उसकी जो है वो अच्छाई को भुला के उसकी हर वक्त बुराई करते रहें, तो ये भी रिवेंज है औरत का कि वो आपसे नफरत करना जी, शुरू कर देती बिल्कुल, है, नफरत बिल्कुल, का आगाज हो natural है, जाता है, नेचुरल natural है। है। तीसरी खास बात, जब आप औरत के किरदार पर हमला कीचड़ करें। उछालें, जी, वो रिवेंज पे उतरती है। जब आप औरत के किरदार को गंदा करने की कोशिश करें और वो ऐसी ना हो और आप उसे वो साबित करने की कोशिश करें, तो वो तब जो है वो रिवेंज पे उतरती है। और अगर वो हो और अगर वो हो तो वो फिर उस वक्त रिवेंज पे नहीं उतरती, वो खौफजदा हो जाती है, क्योंकि अच्छा। वहाँ पर जहाँ उसके बॉयफ्रेंड्स होंगे या लोग होंगे, उसे ये डर होगा कि कहीं कल को कोई वीडियो या कोई ऑडियो या कोई इस तरह की चीज़ लीक ना एविडेंस हो कोई जाए, भी चीज़ इसलिए है, वो पीछे हट औरों जाती को है। ना पता लग जो जाए। औरत खामोशी से आपको छोड़ जाती है ना, समझें कि उस औरत ने या तो सब्र कर लिया है या वो औरत ही सही नहीं थी। तो उसको आपने अभी जिक्र किया कि वो चार चार बॉयफ्रेंड्स की जरूरत क्यों पड़ती है, एक ही क्यों नहीं पड़ती? सही, बहुत बड़ा सवाल है आपका। ये 4 बॉयफ्रेंड की आज की लड़की को ज़रूरत क्यों है? सारा दिन गुजारना है लड़की ने, सारा दिन उसने अपना काम करना है। जब उसने फ्री होना है तो उस फ्री टाइम में हो सकता है उसका वो बॉयफ्रेंड फ्री ना हो, उसके पास वक्त ना हो, वो उसे वक्त ना दे सकता हो और लड़की को उसी वक्त चाहिए हो, तो उसके लिए उसने ऑल्टरनेट रख लिया, अच्छा। ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद जब उसे किसी वक्त में किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत हुई, उसके पास वक्त ना हुआ, तो उसने उसका ऑल्टरनेट जो है वो रख लिया कि उस दूसरे बंदे के पास जो वो टाइम था, वो उसने टाइम उसके साथ स्पेंड कर लिया। बेसिकली साइकोलॉजिकल डिज़ास्टर है, मेंटल इलनेस है, ये मेंटल डिज़ास्टर है, आप इसको कह सकते हैं। ये आपका बिहेवियरल इशू है। लेकिन ये जो मेंटल डिजास्टर है, ऑब्वियसली ट्रॉमास हैं भाई, ये ट्रॉमास कैसे क्रिएट होते हैं, उसकी रूट कॉज क्या है? बीमारी है ना ऑब्वियसली, तो वो कैसे जन्म देती है ये वाली बीमारी? देखें, जब भी कोई औरत रिवेंज लेती है या जब भी कोई औरत जो है वो एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स रखती है, पास्ट ट्रॉमास जो है वो इनके साथ चल रहे होते हैं, ये डिस्टर्ब फैमिलीज कहती हूँ मैं इनको। अच्छा। ये लड़कियां अपने घरों से परेशान हाल होती हैं, या तो इनके माँ बाप की आपस में बनी नहीं होती, या इनकी वालदा तलाक याफ्ता होती हैं, या फिर जो है वो मर्द, देखें जिस घर में मर्द की हुक्मरानी होगी ना, मर्द बाप जो है वो बच्ची पे नज़र रखता होगा, या शौहर सख्त होगा, या भाई सख्त होगा, वहाँ की औरत नहीं बिगड़ती। मेरे भाई छोटे हैं लेकिन वो मुझ पे तीर की तरह नज़र रखते हैं। अभी भी अभी मेरा बेटा है, सब कुछ है, लेकिन मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, कहाँ बैठी हूँ, ये सब मेरे घर वालों को पता होता है और मैं बताती हूँ क्योंकि मैं क्लियर हूँ। मेरा किसी कोई ऐसा ताल्लुक, हाँ, जब मेरा किसी के साथ कोई रिलेशनशिप होगा, कोई मामला होगा, मैं जाकर अपने घर वालों को बताऊंगी कि मैं ऐसे चाहती हूँ। मेरी माँ ने सिर्फ मुझे ये कहा था कि बेटे मैं आपकी दोस्त हूँ, कभी ज़िंदगी में कोई बंदा पसंद आए ना तो मुझे बताना है आगे, बेहतरीन, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी उससे। जी। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल था कि भाई मैंने अम्मी को बता देना, डैड से अम्मी दोस्त हैं, कोई भी पसंद आएगा तो अम्मी को बता दूंगी। तो वो जो पसंद आया था, वो पसंद आया था या अरेंज था, मॉम की तरफ से था? हाँ, वो मेरे हस्बैंड को मैं पसंद आ गई थी। अच्छा। और उसके बाद बात खैर अम्मी से मैंने ही की थी। अच्छा। लेकिन क्योंकि मैं उस वक्त जो है वो स्टूडेंट थी और मुझे इतनी अक्ल और शऊर भी नहीं था, वो शादी की उम्र भी नहीं थी, मैं आपको बताऊं 22 साल की थी जब मेरी शादी हुई। तो वो मैं अभी पढ़ाई कर रही थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और मैं चाहती थी कि ये शायद मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे डॉक्टर भी बनाएंगे। तो मेरे शौहर ने मुझे डॉक्टर बनाया, मुझ पे इन्वेस्ट किया, पैसे लगाए। अम्मी तो मंजूर नहीं करती थी क्योंकि वो कहती थी कि तुम जैसी बच्ची हो वैसा ही कोई बच्चा होना चाहिए, कोई प्यारा सा लड़का होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। वो इतने खूबसूरत नहीं थे। अच्छा। और मेरे से 15 साल बड़े भी थे। अच्छा, तो वो अम्मी कहती थी मेरी उम्र के बंदे से जो है वो तुमने शादी कर लिया। लेकिन मेरी माँ की जितनी इज्जत मेरे शौहर ने की, जितनी उनकी खिदमत मेरे शौहर ने की, उसके बाद अम्मी उनकी दोस्त बन गई थी, फैन हो गई थी, फैन हो गई थी। अच्छा, वो कहती है तुमने जिंदगी का बेहतरीन फैसला किया है। मतलब वो बंदा ही कमाल है, वो बाप भी बना, शौहर भी बना, और देखभाल भी की, वो दामाद भी अच्छा बना, दामाद भी अच्छा बना। हाँ। और उसने आज तक मैंने अपने शौहर को अपने आगे ना किसी के आगे ऊंची आवाज से बात करते हुए नहीं सुना। ऐसा अच्छा इंसान, अल्लाह उनको जो है वो जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इतने अच्छे बंदे, इतने पोलाइट, माशाल्लाह, कभी उफ तक नहीं किया। उसका क्रेडिट तो जाहिर है अच्छे अमाल को ही जाता है। पेरेंट्स के भी उनकी अच्छे अमाल औलाद के सामने आते हैं और अपने तो आते ही आते हैं। लेकिन जब इतने अच्छे थे वो, और जो आपने सारी चीज़ें बताई, तो उसके बाद थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है कि उसके बाद आपने मर्दों की वकालत में की तरफ आप ज़्यादा डोमिनेट रही। ओवरऑल पलड़ा जो है उस तरफ ज़्यादा आता है, बजाय ये कि औरतों की वकालत करने के, क्योंकि ज़ाहिर है मर्द भी बहुत अजीब से होते हैं और अनसोशल होते हैं।
रूड होते हैं, बीवियों के ऊपर जुल्म करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और क्रिमिनल भी मर्द ज़्यादा होते हैं, मतलब 90% 95% जो है तो मर्द क्रिमिनल होते हैं, क्राइम करते हैं, औरत तो नहीं करती। जी हाँ। तो वो जो शिफ्ट था और जो आपकी स्टडीज थी साइकोलॉजी की, उसको जो आपने अप्लाई किया, वो उस तरफ आप जो गई, उसका क्या जिसे कहते हैं हिंदी में कारण था? वजह ये थी कि मेरी ज़िंदगी में जो मर्द रहे ना जी, वो इज़्ज़त बहुत करते थे औरत की। जी। मेरे शौहर के साथ मेरा इंटरेक्ट रहा, वो बहुत इज़्ज़त करते थे मेरी, प्यार से ज़्यादा मुझसे मेरी इज़्ज़त करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। मेरे वालिद साहब ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त करते थे, मेरी वालदा के साथ उनका बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। मेरे भाई, मैंने उनको जो है वो इज़्ज़त करते हुए जो है वो देखा, रिस्पेक्ट करते हुए देखा। मैं अगर बोलती हूँ तो वो आगे से खामोश हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं। मेरे साथ जो जिन मर्दों का इंट्रैक्शन रहा, उन्होंने कभी मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की। अच्छा, मुझे औरतों में ये खामी नज़र आई। अच्छा। औरतें जुबान दराज होती हैं, औरतें, औरत का घर बर्बाद कर रही है, शौहर के साथ अगर कोई चक्कर भी चला रही है तो वो कौन है? औरत है। यस। उसे पता है कि इसकी बीवी घर में बैठी औरत है। नहीं चाहे तो मर्द उसको परसू नहीं कर कर सकता, किसी सूरत भी नहीं। कोई मर्द किसी औरत की इजाजत के बगैर उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। जी, पॉसिबल नहीं है। मर्द तो इतने डरपोक होते हैं। जी हाँ। मर्द कहते हैं कि जब तक औरत जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर ले, या औरत हमारे साथ जो है वो अपना ताल्लुक ना इस्तवार कर ले, हम इस चीज़ को जो है वो माने ही ना। तो ये वाली बात तो मर्द के लिए भी है, मर्द को भी कोई औरत हाथ नहीं लगा सकती जी, उसकी मर्जी मर्द के को भी बगैर। औरत नहीं हाथ लगा सकती। ये हाँ। मर्द की मर्जी शामिल वो होती डिस्टेंस है। रखते हैं। मर्द खुद बातें करता है, औरत को मौका देता है बातें करने का। जो भी मर्द किसी औरत के साथ मैसेज करता हुआ या कॉल करता हुआ पकड़ा जाए ना, वो मर्द गलत है। औरतें तो गलत हैं ही हैं, औरतों का तो मैं कुछ नहीं कह सकती। जी हाँ। आज की जो ये औरतें हैं उनका काम ही यही है कि वो जो है वो दूसरों के शौहरों को या दूसरों के बॉयफ्रेंड्स को छीनने की कोशिश करती हैं। जी हाँ। अपनी ही दोस्तें ऐसा करती हैं, अपनी फ्रेंड्स ऐसा करती हैं, अपनी बहनें ऐसा करती हैं। इसका शौहर अच्छा हो तो। इसमें दो कंडीशंस हैं। जी, पहले औरत है कि औरत को 4 आदमी अप्रोच कर रहे हैं जी, या 5 कर रहे हैं, और एक मर्द है जिसको 5 या 10 लड़कियां अप्रोच कर रही हैं। बिल्कुल। अब आप ये बताएं, आजकल के माशरे में कि हम ज़ाहिर इतना रिलीजियस नहीं है इस वक्त, जी। ना कॉलेजेस में ना जनरल, रिलीजियस तो हम बिल्कुल भी नहीं है। अब वो ख़त्म होता जा रहा वो है। तो खत्म हो गया, हमें तो दीन का पता ही कोई नहीं है। उस सूरत में मर्द कैसे इस्तकामत के साथ रहे और औरत कैसे इस्तकामत के साथ रहे? होता तो है, वो उसको अप्रोच करती हैं 4, वो उनके 4 के साथ अटैच हो जाता है। इसको 4 अप्रोच करते हैं, ये अटैच हो जाती है, जो भी रीज़न है, ट्रॉमा है या लस्ट है या उसको बॉयफ्रेंड चाहिए, उसको गर्लफ्रेंड चाहिए और ये चाहिए। वो अपने, ये आप पैगाम दें नई जनरेशन को कि वो अपनी इस्तकामत के साथ कैसे ना, उन्हें क्या करना चाहिए अपना अलग-अलग। देखें, औरत को मैं कभी तितली से मुज़य्यन करती हूँ कि औरत तितली की तरह रंगीन है, उसके कई रंग हैं, और मर्द जो है वो रंगीन मिजाज है, उसको रंग पसंद है। जी। अब किसी औरत का रंग जो है वो सफ़ेद है, किसी औरत का रंग जो है वो काला है, किसी औरत का रंग जो है वो गंदुमी है, किसी औरत का रंग जो है वो अपने हिसाब से, मतलब अल्लाह ने बनाई है शक्लें। मर्द जो है ना, वो हमेशा ऐसी औरत के पीछे भागता है जो उससे आगे भागती है। वो ऐसी औरत के पीछे भागता है, वो कभी ऐसी औरत के पीछे नहीं भागता। वो औरतें अपने साथ अटैच जरूर कर लेगा, अपने साथ उसकी दोस्तियां जरूर कर लेगा, लेकिन वो उस औरत के साथ रहेगा जो डिग्निटी और वफादार है। उनसे शादी नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, वो टाइम पास करेगा, वो उनकी भी तारीफें करेगा, उनको भी सब कुछ करेगा। अब देखिए, एक औरत है, मैं औरतों को ना फ्रूट से तशबीह देती हूँ कि स्ट्रॉबेरी, कोई स्ट्रॉबेरी की तरह जो है वो मीठी खट्टी है, कोई आम की तरह जो है वो मीठी है, कोई केले की लंबी शाख की तरह जो है वो कदावर है, कोई जो है वो आप कद्दू की तरह लगती है, तो कोई किसी तरह लगती है। तो करेला बन जाए क्या? करेले जैसी भी खवातीन है वैसे, अल्लाह माफ़ करे, मुझे बड़ी मिली हैं ऐसी। तो वो जो है इस तरह की भी खवातीन है, लेकिन ये तो सब्जियों में आ गया ना, मैं फ्रूट की बात कर रही हूँ। अब आगे सुने कि ये मर्द करता क्या है। मर्द ने हर टेस्ट चेक करना है, उसको आम भी खाना है, उसको अमरूद भी खाना है, उसको स्ट्रॉबेरी भी खानी है, उसको सारी चीज़ें खानी है। मर्द फ्रूट चाट के पीछे भाग रहा है, या कॉकटेल चाहिए उसको, या कॉकटेल चाहिए उसको। मर्द जब फ्रूट चाट खाने के चक्करों में जो है ना, वो एक तो जलील होता है जी। सीधी बात है, बहुत सारी खवातीन के हाथों जलील होता है ना। हाँ। फिर खवातीन ये सब फ्रूट चाट जो है वो ख़त्म हो जाती है एक दिन, आपका जूस निकाल के सब भाग जाते हैं। फिर आप जो है ना वो बेयारो मददगार पड़े होते हैं, और आपका साथ जो है वो एक वफादार औरत दे रही होती है, वो आपकी बीवी होती है। एक औरत की डिग्निटी ऐसी होनी चाहिए कि उसके मोबाइल फ़ोन तक उसके घर वालों की एक्सेस होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन जिस औरत का भी, उसका बाप, उसका भाई, ये बच्चे, ये वो सब खोल सकते हैं ना,
वो बंदी जो है वो क्लियर है और हाँ, ऐसा ही clean मर्द है, है, क्लीन है, ऐसा ही जी। मर्द है कि जिसकी जो अपनी बीवी को एक्सेस दे दे अपने मोबाइल तक, जी। जो छुपा छुपा के कोने में जा जाके जो वो मैसेजेस कर रहे हैं, बीवी देख रही है, यार पता नहीं लग रहा। वहीं से हम interaction का issue बेवकूफ शुरू। थोड़ी हैं औरतें जी। कि उन्हें पता नहीं चल रहा कि क्या कर रहे हो। अब इतने इतने मैसेजेस जो है वो जा रहे हैं, तो भाई किसी को तो जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं। और अगर तुम्हें ये तकलीफ है कि कोई मैसेज कर रहा है और तुमने उसका फौरी तौर पर जब वो रिप्लाई देना है जी। और तुम उतावले हो रहे हो कि किसी तरीके से तुम बाहर जाओ, किसी तरीके से तुम वॉशरूम में जाओ, मर्द हजरात कई कई घंटे वॉशरूम में बैठे रहते हैं, मोबाइल फ़ोन साथ लेके जाते हैं वॉशरूम में मोबाइल फ़ोन क्यों साथ लेके जाते हो? आप या तो उससे छुप रहे हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसे आप मोहब्बत के दावेदार बने हुए हैं, या उससे छुप रहे हैं जो आपकी बीवी है। वरना मोबाइल फ़ोन का वॉशरूम में ले जाना कोई तुक नहीं बनता, कोई मतलब ये कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। मैं नहीं मानती इसको। जो अब मर्दों के पास 101 प्रूफ होंगे इस चीज़ के कि जी हम इसलिए लेके जाते हैं कि हम वहाँ पे आराम से बैठ के जो है वो ड्रामा देख रहे हैं, या कोई जो है वो हम पॉलिटिक्स देख रहे हैं, या हम कुछ देख। मैं नहीं मानती इस चीज़ को। ये आप अपने बेड पे बैठ के देखें, आपका कोई काम नहीं है। वॉशरूम में जो है वो शयातीन होते हैं, वहाँ पर आपको बोलने तक की इजाज़त नहीं है। तो ये कैसे आपको इजाज़त जो है वो आपको आपका रब इजाज़त नहीं दे रहा जिन चीज़ों की। आप अगर जो है वो गलत कर रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन को जो है वो अपने साथ वॉशरूम में लेके जा रहे हैं, तो आप गलत हैं। मेरी नज़र में वो मर्द गलत है जो वॉशरूम में मोबाइल फ़ोन लेके जा रहा है। मेरी नज़र में वो मर्द गलत है जो चौकों पे, चौराहों पे और जो है वो छतों पे और बाहर बालकनियों में जो है वो खड़े हो के मोबाइल फ़ोन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई आप अपनी बीवी के सामने करो ना, आपने मर्द से बात करनी है, जिससे बात करनी है, कोई चोरी थोड़ी है। और क्या मसला है? आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मर्द ऐसा कर रहा है, ज्यादती कर रहे हैं आप औरतों के साथ, लगती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मर्द बाद में कहता है मुझे जो है वो ब्लड प्रेशर हो गया, जी, दिल का दौरा पड़ एंजाइटी गया, हो गई, एंजाइटी हो गई, हाँ, पैनिक अटैक्स हो गए, ये हो गया। भाई तुम्हें बददुआ लगी है। हाँ, यस, ऐसा ही है बिल्कुल। वो बंदी जो तुम्हारे साथ है तुम्हें कुछ नहीं कह रही, तो क्या उसकी आह भी नहीं लग रही? अच्छा, आप मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं। आप इतनी पॉपुलर हैं, आउटगोइंग हैं और सक्सेसफुल हैं, तो आपके जो पीयर्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका आपके साथ क्या रकाबत होती है, कैसे रिएक्शन आता है और वो कैसा फील करते हैं? कि जाहिर है मतलब आपके लेवल पे हैं या आपसे सीनियर होंगे और वो उनको वो वाला जो है स्टेटस नहीं मिला जो आप इंजॉय कर रही हैं ऑब्वियसली। तो आपकी तरफ क्या रिएक्शन आता है उनका? सारी साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन, साइकोलॉजिस्ट ये वो जब मुझसे मिलते हैं तो मेरे मुंह पर तो सारे ही बहुत अच्छे हैं ऑब्वियसली। और पीठ पीछे मेरे बारे में जो है वो क्या बातें करते होंगे। वो कहते हैं कि जो साइकोलॉजी कहती है तुम वो नहीं कहती, जो तुम कहती हो वो साइकोलॉजी नहीं उनको कहती। बताना था ये किताबों के अंदर नहीं है, ये वाली चीजें तो तजर्बे में है। मैंने कहा भाई हाँ। आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, मैंने साइकोलॉजी भुगती है। मेरे और आप में तो फर्क होगा ना, जिसने भुगती है उसके ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, ये जिसने पढ़ी होगी उसके ज्यादा फॉलोअर्स होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये मेरे और उनके दरमियान में ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर और डिस्टेंस है। जिन्होंने पढ़ के जो है वो एक्सपर्टीज अपनी दिखानी है और एक्सपीरियंसेस करने हैं, उनके मामलात कुछ और हैं। ना मैं किताबी बातें करती हूँ, ना मुझे किताबी बातें करनी आती हैं, ना मैं लोगों को फर्रे देती हूँ कि इसको फिल करें, क्वेश्चन आंसर लिखें। हाँ। आपकी कपल काउंसलिंग है, मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ, आमने सामने बाद में बिठाती हूँ। पहले मैं इंडिविजुअल मिलती हूँ, इंडिविजुअल दोनों की बात सुनती हूँ, उसके बाद दोनों की इकट्ठे बात सुनती हूँ, उसके बाद दोनों की फिर इंडिविजुअल बात सुनती हूँ, फिर उनको जो है वो समझा के दोनों को आमने सामने लेकर आती हूँ। यहाँ कपल काउंसलिंग कैसे होती है? यहाँ कपल काउंसलिंग डायरेक्ट सामने बिठा के होती है, वो दोनों लड़ी जाते हैं, वो आपस में लड़ के जो है वो एक दूसरे का दिमाग खा जाते हैं और उनकी कपल काउंसलिंग वहीं की वहीं रह जाती है। आज तक कोई कपल काउंसलिंग कामयाब क्यों नहीं हुई? आपके पास स्ट्रेटजी नहीं, आपके पास पॉलिसी नहीं। मेरे पास है तो मेरे पास आएंगे ना लोग, फिर कहाँ जाएंगे? फिर शिकवा कैसा और शिकायत कैसी? ये बताएं कि आपकी तो स्लिप ऑफ टंग से भी सही बातें निकलती हैं, ये कैसा है? वो गलत क्यों नहीं निकलती? ये अल्लाह का मुझ पे फजल है, ये मुझ पे मेरे अल्लाह का करम है कि ज़ुबान से बात असर तब रखती है जब आप अपने किरदार पे काम करते हैं। आपने बहुत कुछ सहा होता है और फिर अल्लाह आपको उसका अजर देता है। मैं जब मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनती थी ना और मैं देखती थी, मैं कहती थी पता नहीं सारी किताब में से पढ़ के बातें कर देते हैं आके। हाँ, और क्या? और कैसे जुमले बोलते हैं, इनका कोई रिसर्च नहीं है, इनका कोई बात नहीं है। मैं बड़ा गौर से सुनती थी। इंडियन एक जो है वो है मोटिवेशनल स्पीकर। एक दिन क्या हुआ कि मेरा एक इंटरव्यू हुआ, मेरी एक वीडियो लगी, वो इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर, आपके पाकिस्तान के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर
और मैं बेचारी एक छोटी सी बच्ची, छोटी सी बंदी, हाँ। छोटी सी नाकारा सी जो है वो साइकोलॉजिस्ट, मैंने भी बात की। मेरा वो क्लिप था तकरीबन 25 मिलियन पे, ओह, और उनके थे लाख पे, 2 लाख लाख पे, पे। किसी के हजारों पे। बड़ा मुल्क जबकि उनका बड़ा बिलियन मुल्क, आबादी, बिलियन आबादी। हाँ, हमारा तो वो पेज पे जब मेरा इंटरव्यू जब पहली दफा लगा, सारे हैरान हो गए कि इसने क्या बात कर दी है, जी हाँ। ये कौन सी बात है, तो सारी दुनिया ने सुन ली है और सारी दुनिया इस पर जो अमल कर रही है। हाँ, अगर मैं गलत बात करूँ तो आप मुझे क्लेम करें, मेरी बात हकीकत होगी, सच होगी, सच कहूँगी, हक कहूँगी, एक्सपीरियंस से भी कहूँगी और साइकोलॉजिकल भी कहूँगी, और वो बात कहूँगी, आपको हल दे दूँगी। मेरे पास लोगों को आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको पता है कि लोग मेरे पास आए बगैर जो अपनी ज़िंदगियाँ ठीक कर रहे हैं, उन्हें मुझ तक पहुंचने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। वो घर बैठे मेरी वीडियोस से सीखते हैं और अपने आप की जो है वो ज़िंदगियां ठीक कर लेते हैं। मैं तो पैसे के लिए काम ही नहीं कर रही, मैंने तो पैसे को अपना जो है वो शुआर बनाया ही नहीं। मैं तो सिर्फ, हाँ, जब मैं बोलती हूँ तो या मैं अपना टाइम देती हूँ तो उसके पैसे मुझे चाहिए होते हैं, और वो भी मेरे इतने मुख्तसर से पैसे होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ है। जी हाँ, बिल्कुल पैसे होते हैं कि वो इतने जी पैसे हाँ, नहीं होते कि जी हाँ। दूसरे बंदे पर जब मैं बोझ बन रीजनेबल, बिल्कुल रीजनेबल कि अगला बंदा भी जो है वो कॉन्फिडेंस के Comfort- साथ खुशी से comfort हो, मुझे comfortable। रुखसत करे, ना कि कहे यार इतने पैसे लेगी, हमारे पास आई थी, इतनी मशहूर हो गई है तो अब पैसे लेगी है। ना मुझे लैंड क्रूजरों के शौक है, ना मुझे महलात में रहने का शौक है। मैं वो बंदी हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे इन चीज़ों से भी नवाज दिया ना, तो मैं फिर भी एक छोटी सी झोंपड़ी बना के उसमें खुश रहने वाली बंदी हूँ। मुझे आप ज़मीन पे बिठा के भी खाना खिला दें, मैं खा लूँगी। लेकिन मैं एक चीज़ लोगों को समझाना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं और कहते हैं कि आप जब ऐसी बात करती हैं तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर दें। देखें, मैं 10 लोगों का कर सकती हूँ, 20 लोगों का कर सकती हूँ, 50 हजारों का कर सकती कैसे हूँ। कर सकती है? मैं हज़ारों का फ्री में कैसे और ना इलाज कर टाइम सकती है हूँ? इतना, ना मेरे पास इतना टाइम है, मैं एक अकेली ना बंदी हूँ, एनर्जी है, ना एनर्जी है। मेरे भी बच्चा है, मैंने भी उसका जो है वो टाइम सर्कल देना है, चलाना और क्या, है, 3 मैंने बच्चे अपना अभी मामलात देखने हैं। तो अगर मैं सबका फ्री में इलाज करती रहूँगी तो फिर मैं कमाऊँगी क्या और मैं खाऊँगी कहाँ से? तो आप लोग भी मेरा एहसास किया करें, एक डॉक्टर को अगर आप फीस ही नहीं देंगे तो फिर वो क्या करेगा? मुझे बताएं, वो कहाँ से कमाए खाएगा? हमारे मीडिया के तो इतनी हमें सैलरीज नहीं मिलती। जी हाँ। मीडिया तो जो है वो आपकी सैलरी पे कट लगा चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ से अगर हम नहीं कमा पा रहे तो हमने तो फिर अपनी क्लिनिक से ही कमाना है ना। तो इसमें लोग थोड़ा सा अकोमोडेट किया करें और इस बात को समझा करें कि अगर आप सेशन का टाइम ले रहे हैं तो आप एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट से ले रहे हैं जो इस वक्त दुनिया भर में सुना जा रहा है। उसकी टाइम का और एक आम साइकोलॉजिस्ट के टाइम में बहुत फ़र्क होता है। सोचना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, आप वर्किंग लेडी हैं और आपने एक दफ़ा ये भी मैंने क्लिप देखा था उसमें कि औरतों की जो कमाई है वो जायज़ नहीं है। अगर वो बैठ के, हाँ, जायज़ तो है, बरकत नहीं है। हाँ, बरकत नहीं है, सॉरी, बिल्कुल आपने कहा था उसमें बरकत नहीं होती। तो अब ज़ाहिर कंडीशंस हैं, एक तो मजबूरी में निकल रही है, उसके पास तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है ही नहीं ऑप्शन। हाँ, लेकिन आप बेहतर समझ सकती हैं इसको। लेकिन अब आजकल की बच्चियां इतना पढ़ रही हैं और वो कहती हैं भाई हमने तो जॉब करनी है और सारा काम करना है, फिर घर में भी पार्टनर का हमने जो है हाथ बटाना है, और एक की कमाई में आजकल गुजारा भी नहीं होता जितनी महंगाई है। तो उसके लिए आप क्या पैगाम देंगी या आपका क्या टेक है उसमें? देखिए, इस्लाम ने मर्द को मुहाफिज बना के भेजा है। मर्द की ही कमाई है, औरत को घर में ठहरे रहने का हुक्म दिया गया। बिल्कुल, घर में रहे, चार दीवारी में। लेकिन जिसके सर पे साया नहीं मर्द का, वो उसको इजाज़त दी है, उसको इजाज़त दी है कि वो बाहर निकल के काम कर सकती है। जी। तो ये सब चीज़ें जो है वो चल रही हैं। लेकिन औरत की कमाई में बरकत फिर भी नहीं है। मैं इतने पैसे कमाती हूँ, मेरी कमाई में बरकत नहीं है जी। अगर यही पैसे एक मर्द कमाए तो आप यकीन करें, मर्द अगर 50,000 भी कमा के ला रहा हो ना घर में, तो उसमें से 100 काम जो है वो औरत निकाल लेती है और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इतना फ्रैंक जवाब, बिल्कुल सच्चा जवाब देंगी। Exactly. बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है जो मैं आपने लाखों रुपया कमाती हूँ, लाखों रुपया कमाने के बावजूद भी मैं जो एंड टू एंड मंथ में देखती हूँ तो मेरी कमाई में बरकत नहीं है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ, मैं तो अपने आप को भी बीच में शामिल कर रही हूँ। इंडिपेंडेंट बंदी हूँ, खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ। एक चीज़ भी खरीदनी है तो अपने पैसों की खरीदनी है। तो मुझे बताएं, फिर अगर मेरी कमाई में बरकत नहीं है तो फिर और किसी के कैसे? हालांकि आपको तो निकलना है, ज़रा बच्चों को ब्रेड एंड बटर कमा के लेकर आना है। अच्छा, आपकी लाइफ में से अगर साइकोलॉजिस्ट का पर्सोना निकाल दिया जाए तो फिर नबिया क्या है? नबिया अगर एक साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो नबिया एक चुलबुली सी, हंसमुख,
नटखट सी लड़की है, नॉटी, नॉटी है, बहुत शरारती, तंग करने वाली, तंग करने वाली, और तंग सिर्फ उनको करती है जिनसे मोहब्बत करती है। हाँ ऑब्वियसली, ऐसे नहीं तंग तुम हर किसी को नहीं, और ना ही मेरी किसी से जो है वो बातचीत होती है। मैं या तो कैमरे के सामने बोलती हूँ या फिर मैं अपने मनपसंद शख्स के सामने बोलती हूँ। आप जो मीडिया पे आती हैं, आप इतनी जो क्रूड और क्रूअल बातें भी कर जाती हैं, और लेकिन हमें नहीं पता था अंदर से इतनी खूबसूरत डॉक्टर साहिबा भी हैं। हाँ, जो इतनी प्यारी आपने बातें की, और बिल्कुल जो हार्ड हिटिंग फैक्ट्स हैं उसको आपने बड़ी खुश असलूबी के साथ जवाब दिया। मेरे बिल्कुल नहीं था, मैं ये सोचा था मैं ये सवाल करूंगा, अब भड़क जाएंगी बिल्कुल। नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। देखिए अगर हम भी भड़क गए तो फिर आम आदमी में और एक साइकोलॉजिस्ट में फ़र्क क्या रह गया। तो हम माहिर नफ्सियात जो हैं वो हमेशा हर चीज़ को बड़े प्यार और मोहब्बत से टैकल करके जो है वो चाहते हैं। हाँ मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता है जब कोई मुझसे झूठ बोल रहा हो जी, जब कोई ये कह रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं है और वैसा ही हो और मुझे पता हो कि सच ये है, उस वक्त मुझे गुस्सा आता है। लेकिन गुस्सा करने के बाद मैं खामोश हो जाती हूँ, दूसरा बंदा जो है वो ऑन हो जाता है। अब वो जब तक बोलता है तब तक मैं नहीं बोलती। हाँ ये अच्छी है, आप तहम्मुल से उसका इंतजार करती हैं। इससे ताल्लुक नहीं टूटता। जिस दिन मैंने बदतमीजी की ना, वो खत्म हो गया। मेरी जुबान और मेरे अल्फाज इतने सख्त हो जाएंगे कि अगला बंदा मेरे साथ एक लम्हा भी नहीं चलना पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अल्लाह की तरफ सबको लौट के जाना है, सपोज आप भी जाएंगी, बेशक। तो डॉक्टर नबिया की जो साइकोलॉजिस्ट है उसकी लेगेसी को लोग कैसे याद रखेंगे बाद में? मैं आपको पता है मुझे शोहरत का कोई शौक़ नहीं है, मुझे कोई क्रेज़ नहीं कि मैं मशहूर हूँ या होना चाहिए था मुझे। लेकिन मैं अल्लाह से हमेशा मशहूर होने की दुआ पता क्यों करती थी कि या अल्लाह मुझे इतनी इज़्ज़त, इतनी शोहरत और इतनी दौलत ज़रूर दे कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ ना तो मेरे पीछे दुआ करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो, मेरा जनाजा इतना बड़ा हो, लोग जो है वो जोक दर जोक मेरे जनाजे में जो है वो दुनिया भर से आए कि हमने डॉक्टर नबिया जो है वो दुनिया से गई है। मुझे ये शौक़ है और मैं अपने चाहने वालों से ये कहूँगी कि अगर कभी भी ज़िंदगी में मेरी मौत की खबर आपको मिलती है तो मेरे जनाजे में ज़रूर शिरकत करना, इसको बिल्कुल निगलेक्ट ना करना। बहुत अच्छी ख्वाहिश है आपकी। जी, जिंदगी का निचोड़ होगा। जी हाँ, ये मेरी सारी जिंदगी जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने इखलास से जो है वो आप लोगों के लिए काम किया है, आप मेरे जनाजे में आके ये फर्ज अदा कर देंगे। और वो शहादत होती, और वो जन्नत की शहादत होती कि जिसके जनाजे में बहुत सारे लोग आए और जो उस वक्त वो सब गुमान कर रहे हों। ज़ाहिर जब शामिल होंगे तो गुमान भी अच्छा ही कर रहे होंगे ना। मुझे भी दुनिया नहीं पता। अच्छा, बस अब एट द एंड बिल्कुल आखिरी सवाल जिस पे हम इसको रैप अप करेंगे, कि आपके बड़े नकाद होंगे, बड़े क्रिटिसिज्म होता है आपके बयानात पे, और होता रहेगा, लोग एग्री करते हैं नहीं करते, ये आपका टेक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आप उसको कैसे हैंडल करती हैं, उसको कैसे मैनेज करती हैं अपनी पर्सनैलिटी में? आपको दिक्कत होती होगी, आप हर्ट होती होंगी कि भाई ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर इतना क्रिटिसिज्म या नेगेटिव क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? अभी इंसान है एक, और आपके भी जज्बात हैं, साइकोलॉजिस्ट होना एक अलग है और इंसान का जज्बात होना एक अलग है, तो उसको आप कैसे झेलती कैसे हैं आप उसको? मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझसे नफ़रत करते हैं, और मैं उन लोगों से बड़ी मोहब्बत करती हूँ जो मेरे बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और मैं हमेशा उन लोगों को इज़्ज़त देती हूँ जो मेरी बेइज्जती करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त में अगर कोई शख्स जो है वो मेरा मुखालिफ है तो वो मेरा मुखालिफ इसलिए है कि मैं उससे बेहतर हूँ। वो जेलेसी फैक्टर ऑब्वियसली सिंपल। अगर कोई मेरे खिलाफ जो है वो पोस्ट लगा रहा है, अगर कोई मेरे खिलाफ बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो मेरे लेवल को कम्पीट ही नहीं कर सकता, उसे मेरी बात समझने के लिए अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जी, वो कहते हैं ना कि अगर मैं आपकी पसंद हूँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मैं आपकी पसंद नहीं हूँ तो अपना लेवल इंक्रीज करें। यस, जैसे आपने प्यार का कहा था कि डोज बढ़ा दो, तो यहाँ कहा था कि अपना लेवल इंक्रीज कर दें। आप लेवल वाले बंदे को हमेशा डिग्रेड करेंगे। जी हाँ, जो डिग्रेड होता आपको नजर आए, समझे वो लेवल वाला। ज़ाहिर जिसमें कुछ है तो उसी पे तो क्रिटिसाइज किया जाएगा, जिसमें नहीं उसको कौन करेगा? चले, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें आपके साथ बहुत मज़ा आया, और आपने बहुत फ्रैंक जवाब दिए, बोल्ड जवाब दिए,
और तफसील से बड़े पेशेंस के साथ जवाब दिए। उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा हमारा ये, हम न्यू है इस फील्ड में। आज से पहले ये सारी बातें और किसी पॉडकास्ट में हुई भी नहीं। अच्छा चले, नहीं, थैंक यू वेरी मच, वी टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट, रियली थैंक यू वेरी मच।